हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल आईएएस एस्पायरेंट हिंदी वर्ड में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो छात्र 2021 या 2022 सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो तैयारी कब जब स्टार्ट करते हैं अपनी करनी, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वो अपना बहुत सारा समय ख़राब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ छात्र ऐसे हैं जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं और पहला अटेम्प्ट देंगे। तो बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो प्रॉपर सलाह, प्रॉपर तरीका न होने की वजह से अपने 1 या 2 अटेम्प्टों को, जो कि बहुत ही क्रूशियल होते हैं सिविल सेवा परीक्षा में, उनको बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं तरीकों पर, उन्हीं रणनीतियों पर डिस्कस करूंगा कि उन तरीकों से आप सिविल सेवा परीक्षा 2021 या जो 2022 में भाग लेंगे छात्र, वो अपना मदद कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि किस बुक से तैयारी करें, पढ़ने की तकनीक आपकी क्या होनी चाहिए, उत्तर लिखने का मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास आप कब से करें, मुख्य परीक्षा में अधिकतम स्कोर कैसे लाएं, कितने घंटे रोज़ाना पढ़ें, और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम के लास्ट 2 महीनों में क्या करें, और न्यूज़पेपर पढ़ें या नहीं पढ़ें। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर एस्पायरेंट को परेशान करते हैं। अब हम अगर प्रीलिम्स परीक्षा के हिसाब से स्टार्ट करें, तो प्रीलिम परीक्षा में हमारे कॉमन टॉपिक होते हैं। जैसा पहला टॉपिक होता है पॉलिटी, दूसरा होता है एनवायरनमेंट, तीसरा इकोनॉमी, चौथा होता है हिस्ट्री, पांचवा करंट अफेयर्स, छठा साइंस एंड टेक, सातवां ज्योग्राफी और आठवां एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है, अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर से पिछले 3 या 4 साल से 3 या 4 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अगर आप जनरल स्टडीज़ 2020 की प्रीलिम्स परीक्षा देखोगे, पेपर फर्स्ट, तो उसमें कम से कम 8 या 9 टॉप प्रश्न जो हैं वो आपके एग्रीकल्चर से हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए थे इस बार की प्रारंभिक परीक्षा में, जिनको आप नॉर्मल किताबों से, जो आप भूगोल में मान लो आपका जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है, उससे नहीं सॉल्व कर सकते। अगला टॉपिक है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हर छात्र को देना बहुत ज़रूरी है, केवल प्रीलिम परीक्षा के लिए। अभी मैं केवल प्रीलिम पे डिस्कस कर रहा हूँ, आगे मैं मेंस पे भी आऊँगा। और सबसे मुख्य टॉपिक है क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें। क्वेश्चन अटेम्प्ट, देखिए हम में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बहुत पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट या करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं करता हो, या उनके 2 या 3 बार उनको रट्टा नहीं मारता हो। लेकिन होता क्या है, हम एकदम बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम परीक्षा देने जाते हैं, पेपर जैसे ही हमारा सामने आता है, हम क्वेश्चनों को प्रॉपर ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट टेक्निक क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो मैं सबसे पहले प्रीलिम्स आपको रफली बता दूं कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटी। पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत आपके लिए बाइबल है। आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के अलावा कोई और बुक ना पढ़ें, केवल इसी बुक के भरोसे आप पॉलिटी को करें। अब पॉलिटी को करने के लिए आपको क्या करना है कि अब यूपीएससी जो है सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछती है। मान लो कोई मूल अधिकार है या राज्य व्यवस्था का कोई भी टॉपिक है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा, राज्यसभा वगैरह, तो इसमें से डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं उठाएगी कि फलाना राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, या राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है। ये इस तरीके से क्वेश्चन अब वो नहीं पूछती है। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बाकी के 9 या 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको डीपली कंसेप्ट को क्लियर करने वाले होते हैं। अब पॉलिटी में कंसेप्चुअल पढ़ाई कैसे करें। देखिए, अगर आप लक्ष्मीकांत को उठाओगे और उसको आप 2 बार पढ़ लोगे, 3 बार पढ़ लोगे, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि इसमें से मुझे अभी आधा याद है, आधा नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका पॉलिटी का ये है कि आप पॉलिटी की जब भी कोई बुक पढ़ो, जैसे मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी की पढ़ते हैं, तो जब आप उसको एक बार रिवाइज कर लो पॉलिटी को, तो उसके रिवीजन के जस्ट अगले दिन, जैसे मान लीजिए आपने टारगेट बनाया कि मैं पॉलिटी को 4 दिन में या 5 दिन में, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है 10 या 15 दिन ले। तो जब भी आपका पॉलिटी का पहला रिवीजन ख़त्म हो, तो आप उसके तुरंत बाद 2 मॉक टेस्ट
सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी के ज़रूर दें। मॉक टेस्ट आप किसी भी संस्था के दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड होना चाहिए और आपके यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए। जब आप पॉलिटी का रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट देंगे तो आपको लग जाएगा कि आपकी कमियां किस किस टॉपिक पे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी का रिवीजन किया, उसके बाद आपने मॉक टेस्ट दिया। अब आपने जब मॉक टेस्ट देने के बाद आपने देखा कि आपके मौलिक अधिकार, राज व्यवस्था में आपका राज्यपाल, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, मान लीजिए मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जिनमें आपकी कमियाँ हैं। तो जब आप दोबारा से इसका रिवीजन करो प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, तो केवल इन्हीं टॉपिकों को आप कवर करना। अच्छा, पॉलिटी का रिवीजन आप कितनी बार करें? देखिए, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देंगे, जो पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए कम से कम 3 बार रिवीजन इसका कंपलसरी है। अच्छा, रिवीजन का भी एक अपना टाइम है। ये नहीं है कि आपने आज इसको ख़त्म किया, 2 दिन बाद फिर लेके बैठ गए, फिर उसके 10 दिन बाद फिर लेके बैठ गए। इससे आप कभी भी प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जैसे मान लीजिए, अब आप मान लीजिए मैं आज से इसका फ्रेश डे मानता हूँ तैयारी। अगर आप पॉलिटी आज से स्टार्ट करते हैं तो आप पहला रिवीजन जितने दिन में आप करना चाहो, जब तक आपको समझ में नहीं आए, मान लीजिए आप 15 दिन लेते हैं एक सब्जेक्ट को, तो 15 दिन में आप पॉलिटी को रिवाइज कर लीजिए। उसके अगले दिन आप 2 मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका डिटेल एनालिसिस करके कि आपके किस सब्जेक्ट में कहाँ कमी रह गई, आप किस टॉपिक को आप हल नहीं कर सकते, किस में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, उनको आप लिख लें। उसके बाद जब आप दूसरा रिवीजन करें, दूसरा रिवीजन कम से कम आपको करना है जब आपके सिविल सेवा परीक्षा 2021 के फॉर्म भरने स्टार्ट हों, यानी कि फरवरी में। दूसरा रिवीजन आप करेंगे पॉलिटी का फरवरी या मार्च में। फरवरी मार्च में दूसरा रिवीजन करने के बाद वही सेम तरीका अपनाएंगे, आप फिर 2 मॉक टेस्ट देंगे। दोनों मॉक टेस्ट देने के बाद फिर आप जो तीसरा और फाइनल रिवीजन करेंगे वो आपकी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा मान लीजिए आपकी, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आपकी डेट मान लो वो 7 जून को है, तो 7 जून से 10 दिन पहले यानी कि मई में, तो पेपर से कम से कम 10 या 15 दिन पहले आप इसको रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे आपके दिमाग, अनकॉन्शियस जो माइंड है, जो आपने 2 बार रिवीजन किया है, तो वो उसको कैच कर लेगा। तो जब आप तुरंत किसी चीज़ का रिवीजन करके जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप रिकॉल कर पाते हो जल्दी जल्दी चीज़ों को। तो दोस्तों ये हुआ पॉलिटी के लिए। अच्छा, पॉलिटी में केवल आपको पहला रिवीजन जो आप करें तो वो मुख्य परीक्षा और प्रीलिम के हिसाब से करें, और दूसरा और तीसरा जो रिवीजन आप करोगे फरवरी और मई में, वो केवल केवल आप प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से रिवीजन करोगे, जिसमें आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए और आपके जो आर्टिकल्स हैं मूल अधिकारों के, नीति निर्देशक तत्वों के, जिनके भी आपके आर्टिकल हैं वो आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ऐसे ही एनवायरनमेंट में शंकर आईएएस हो गया या दृष्टि आईएएस हो गया या विजन का भी कुछ मंथली मैगजीन में एनवायरनमेंट का टॉपिक आता है, केवल आप एक बुक पढ़ें। आप ये नहीं है कि आप 4 संस्थाओं की 4 बुक ला के पढ़ें, आप केवल एक बुक पढ़ें और उसी को पॉलिटी की तरह ही रिवाइज करें। जैसे मैंने पॉलिटी का तरीका बताया, एक बार अब करोगे, एक बार फरवरी में करोगे, एक बार आप पेपर से कम से कम 15 या 20 दिन पहले करोगे। और हर रिवीजन से पहले आपको 2 या 1 मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, जिससे आप पता चल जाए कि आप जो रिवीजन कर रहे हो उसको आप रिकॉल कर पाते हो या नहीं कर पाते। रिकॉल का मतलब हो गया कि जब आप कोई किताब पढ़ के पेपर देने जाओ तो आपको प्रश्न पढ़ के आपको लगे यार हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा था, तो आप तुरंत दिमाग आपका जो है उसको रिकॉल करें। इसके बाद बात आती है इकोनॉमी की। इकोनॉमी जो आपकी सब्जेक्ट है ये आपकी मोस्टली करंट अफेयर बेस होती है। तो इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी इकोनॉमी की एक बुक ले आइए। जैसे कि आपका कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको इकोनॉमी की कोई बेसिक बुक प्रोवाइड करा रहा हो, या एनसीईआरटी से आप कंफर्ट हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ने से, आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको इकोनॉमी के पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स को नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर, क्योंकि देखें, अगर पिछले 2 या 3 सालों से हम इकोनॉमी का जो क्वेश्चन आता है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में, वो कम से कम 20 से लेके 15 से 20 के आसपास होता है। अगर आप इन क्वेश्चनों में ढिलाई बरतोगे तो अब आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा चैप्टर है जो जहां बहुत सारे छात्र गच्चा खा जाते हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट पे अपनी कमांड रखोगे इकोनॉमी पे, और आप 20 क्वेश्चनों में से कम 15 या 16 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आओगे, तो आपका प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा क्लियर करने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो इकोनॉमी के लिए आपको पता है, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको बेसिक दे रहा है, जैसे दृष्टि के आता है क्योंकि बुक सीरीज इकोनॉमी पे, या श्री राम आईएएस कोचिंग के नोट्स होते हैं, या एनसीईआरटी, आप कोई भी एक बुक लीजिए, उसको सेम तरीके से आप उसके केवल कंसेप्ट पढ़िएगा। आप ना तो उसमें से स्कीम पढ़िए, ना कुछ उसमें से फालतू के कोई आंकड़े पढ़िए। आप केवल जो उसमें डेफिनेशन दी हुई होती हैं, जैसे जीडीपी क्या होता है, जीडी इन्फ्लेटर क्या है, या कर उत्प्लावकता क्या होती है, या मुद्रास्फीति, संस्फीति, स्टैगफ्लेशन, राजस्व घाटा, राजको, ये सारे कंसेप्ट आप उस बेसिक बुक से क्लियर करो। इसके बाद आपको इकोनॉमी में क्या करना है, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप विजन का ले सकते हैं, दृष्टि का ले सकते हैं, या इनसाइट का ले सकते हैं, आईएएस फोरम का ले सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे, जिसको भी आप समझ सकते हो, या जो भी आपका माध्यम है। आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप विजन ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश से हैं तो आप इनसाइट से ले सकते हैं। इनमें से किसी भी एक संस्था की मंथली मैगजीन के इकोनॉमिक जो सेक्शन होता है, उसके टॉपिकों को आप एक अलग नोट करोगे। जैसे मान लीजिए अब अक्टूबर की मंथली मैगजीन आती है, उसमें आप अर्थव्यवस्था के चैप्टर टॉपिक पे गए, वहाँ मान लीजिए 5 या 6 सब टॉपिक हैं, उनमें से आप हर एक टॉपिक पे से जो जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उनको आप जो है अलग से नोट डाउन करोगे कॉपी में, जो कि आपको पेपर से 15 या 20 दिन पहले क्विक रिवीजन करने के लिए बहुत ही काम आएंगे। और दोस्तों, मैं एक बात ज़रूर कह दूं कि इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं, अगर आप इनमें क्वेश्चन गलत करके आओगे तो आप प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जैसे बहुत से छात्र ऐसे ही हैं जिनकी इतनी अच्छी कमांड होती है इन सब्जेक्टों पे, जो इनके क्वेश्चनों को गलत करने के उनके बहुत ही कम चांस होते हैं। अब हाँ, तो दोस्तों, अब मैं आगे बात करता हूँ चौथे नंबर के टॉपिक हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में अगर हम देखें पिछले कुछ 3 या 4 साल का प्रारंभिक परीक्षा का ट्रेंड, तो यूपीएससी का जो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तो इसमें 50 या 60 जो वेटेज होता है वो आधुनिक भारत का होता है, और 40% यूपीएससी प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से पूछती है। लेकिन अगर आप 2020 प्रारंभिक परीक्षा का पेपर देखोगे तो कम से कम 7 या 8 या 9 क्वेश्चन आपको प्राचीन भारत के इतिहास से मिलेंगे। तो अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा बिना डाउट के क्लियर करनी है तो आपको प्राचीन भारत के इतिहास पर फोकस करना होगा। अब ये फोकस आप कैसे करें, देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए तो आपके पास बुक होती है स्पेक्ट्रम, उसको आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक आध क्वेश्चन आपका कहीं और से भी आ सकता है, तो उसको आप बिना करे भी आ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी के जो यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं आपके हिस्ट्री के, उनको आप जो है प्राचीन भारत के इतिहास से आते हैं, तो उनको आप कैसे करोगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए आपको प्राचीन भारत की एक बुक लेनी पड़ेगी, जो कि आपको मुख्य परीक्षा के जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, जो 250 नंबर का होता है, जिसमें विश्व इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास, ये दोनों में से क्वेश्चन वहाँ आते हैं। तो उसके लिए अगर आपको ये है कि आप कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, अगर आपके पास समय है, आप 1 महीना उस बुक को दे सकते हैं, तो उस बुक के लिए आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं या कहीं बुक स्टोर से भी जाके ले सकते हैं। एक बुक आती है प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति, जिसके लेखक का नाम है केसी श्रीवास्तव। ये बुक जो है बहुत ही बेहतर बुक है। इसमें से अगर आप शॉर्ट नोट अपने तैयार कर लोगे तो निश्चित रूप से आप प्राचीन भारत के सारे क्वेश्चनों को करके आओगे, ये मेरा दावा है। अब अगला टॉपिक आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अगर आप 2020 का पेपर देखोगे दोस्तों, तो 2020 में डायरेक्ट करंट अफेयर से केवल 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं, बाकी के सारे आपके पिछले सालों के जो टॉपिक चले थे 2 साल पहले उसमें से आए हैं। लेकिन फिर भी यूपीएससी का कोई अंदाज़ा नहीं है। आप करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस या इनसाइट, इनमें से किसी एक की मंथली मैगजीन को फॉलो करें और पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स को आप करके जाएं। अगला टॉपिक आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए आप कोई बुक नहीं पढ़िए, आप केवल करंट अफेयर्स के भरोसे रहिए और विजन या इनसाइट की आप
मैगजीन में से आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। अब बात आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी 10th 11th 12th का अपना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से अगर आप मान लीजिए इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से आप 2 भी कराते हैं, 3 को स्किप कर देते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या करना है, ये 2021 के लिए ध्यान देना है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2020 में बहुत सारे छात्र एग्रीकल्चर को छोड़ के आए हैं और एग्रीकल्चर का वेटेज हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो 2021 में ज़रूरी है कि यूपीएससी इसमें से कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो इसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे का जो एग्रीकल्चर का चैप्टर है उसको मस्ट रीड करें, और कृषि मंत्रालय की वेबसाइट की एनुअल रिपोर्ट, उसमें से अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ पॉइंटों के शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें। अभी आपके पास समय है, आप ये कर सकते हो। उसके बाद जब आपके फॉर्म निकलेंगे तो तब आप इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रिवीजन का समय होता है फरवरी मार्च के बाद। तो मेरा कहने का मतलब है कि पिछले साल का जो सर्वे गया है आप उसमें से भी शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट जो है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान अपने अपने मॉक टेस्ट कराते हैं, लेकिन दोस्तों मॉक टेस्टों में क्या दिक्कत होती है, जो कोचिंग संस्थान कराते हैं और जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पेपर होता है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न होता है क्वेश्चन सेट करने का, जिस तरीके से उसके ऑप्शन आते हैं, जिस तरीके से उनमें से एलिमिनेशन होता है, वो तरीका आप मॉक टेस्टों से नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप मॉक टेस्ट में से 100 में से 80 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, तो उसी सेम टॉपिक पे आप यूपीएससी में 50 या 40 क्वेश्चन ही कर पाओगे। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप केवल यूपीएससी के पिछले 5 या 6 साल के क्वेश्चन पेपरों को उठाओगे, उनको बार बार उनको सॉल्व करोगे, उनकी रणनीति को देखोगे कि यूपीएससी में किस तरीके से मॉक टेस्ट सॉरी दोस्तों, यूपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना रहा हूँ प्रीलिम्स परीक्षा 2021 के लिए, जो जिसमें मैं आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से दें यूपीएससी के, और इन सारी सब्जेक्टों पे पढ़ने की रणनीति क्या हो, तो ये सारे टॉपिक जो है मैं आपको क्लियर करूँगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर करें। अगला लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है क्वेश्चन अटेम्प्ट टेक्निक। क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कैसे करें। देखिए हम पढ़ के सब लोग जाते हैं, पॉलिटी में बहुत सारे लोग मास्टर भी कर लेते हैं, वो इतने होशियार होते हैं, वो समझते हैं कि अब पॉलिटी में से तो एक भी क्वेश्चन गलत मैं नहीं करके आऊँगा, लेकिन फिर भी जब पेपर सामने आता है तो वो जो अपने आप में फन्ने का समझते हैं वो भी वहाँ धरे रह जाते हैं। तो लेकिन दोस्तों इसी में ही हमारा खेल बनता है। हम वहाँ पे अगर मैं जब आपको प्रीलिम्स की एक वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि यूपीएससी के 100 क्वेश्चनों में से कम 10 या 15 क्वेश्चन जो आप पे बिल्कुल भी नहीं आते, उनको आप डेफिनेटली 10 या 12 क्वेश्चन उसमें से आप सही करके आओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे चैनल को अब अनसब्सक्राइब कर देना। अगर आपको विश्वास लगे, मेरी अगली वीडियो इसी टॉपिक पे आएगी तो आप उसको ध्यान से देखना। मैं प्रीलिम्स 2021 के लिए स्पेशली वो वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर देना। तो दोस्तों ये मेरी शॉर्ट समरी रही प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। विस्तृत डिटेल रणनीति के लिए मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा 2021 या 2022 में क्या क्या होगा। तो दोस्तों देखिए टॉपिक सब वही रहते हैं, सब्जेक्ट वही रहती हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाता है। जैसे कि आपका 11 नंबर अगर आप देखोगे तो एथिक्स हो गया, 12 पे सोशल इश्यू हो गया, 13 पे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो अब क्या करना है हमें मुख्य परीक्षा के लिए पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब आप पढ़ ही लेते हो। प्रीलिम्स तैयारी के समय आप 2 या 3 बार इनको रिवीजन कर लेते हो। साइंस टेक को आप रिवीजन कर लेते हो, करंट अफेयर्स का आप 2-3 बार कर चुके होते हो प्रारंभिक परीक्षा देने से पहले। ज्योग्राफी आप कर चुके होते हो, एग्रीकल्चर, और मॉक टेस्ट आप दे चुके हो। अब आप बात आती है मॉक टेस्ट मुख्य परीक्षा के लिए, और क्वेश्चन अटेम्प्ट टेक्निक यहाँ भी फॉलो होती है मुख्य परीक्षा के लिए। इसके अलावा आपका आता है एथिक्स, जो एक अलग ही सब पेपर है 250 नंबर का। तो देखिए दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीके से चलना पड़ेगा अगर आपको टॉप 100 में आना है। अगर आप ये है कि आप पुराने रणनीति पे चलते रहोगे, पुराने ढर्रे पे चलते रहोगे,
तो आप हो सकता है यूपीएससी को पास कर जाओ, लेकिन आप आईएएस की बराबर रैंक नहीं ला पाओगे। हो सकता है आप 500 600 700 में कहीं रैंक पे आ जाओ, लेकिन अगर आप कैलकुलेटिव तरीके से मुख्य परीक्षा को दोगे तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, आपका टॉप 100 या टॉप 150 में नाम निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जैसे मान लीजिए आपको अपनी कमांड रखनी है, जैसे मान लीजिए आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो आप उसको पकड़ के रखिए। 500 नंबर का होता है, आप उसमें टारगेट फिक्स कर लीजिए कि 500 में से कम 320 या 350 या 330 नंबर मुझे चाहिए ही चाहिए। अब वो कैसे लाने हैं, किस तरीके से लाने हैं, उसके लिए मेरी एक आगे वीडियो आएगी मुख्य परीक्षा के लिए, जिसमें मैं केवल हाईएस्ट स्कोर कैसे प्राप्त करें मुख्य परीक्षा के लिए ये मैं डिस्कशन करूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको कैलकुलेटिव तरीके से चलना है। जैसे आपको अपने ऑप्शनल पे आपको टारगेट बना लेना कि 500 में से मुझे कम से कम 330 या 340 नंबर चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आता है टॉपिक आपका एथिक्स, 250 नंबर का। ये 250 नंबर का जो पेपर है यूपीएससी का, ये एक तरह से मैं मान सकता हूँ लॉटरी है। लेकिन बहुत सारे जो हमारे टॉपर्स हैं, अगर उनके भी आप नंबर देखोगे तो किसी भी टॉपर के 120 125 या 130 से ऊपर नहीं है 250 में से। तो दोस्तों यही एक ऐसा पेपर है जहां सब लोग बराबर हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो। खासकर इसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि जो एथिक्स है, नैतिक शास्त्र है, जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी से संबंधित है, नॉर्मल लाइफ स्टाइल से संबंधित है, तो इसमें हम अगर थोड़ा भी रिवीजन कर लेंगे यूपीएससी के पिछले साल के पेपरों को देख के, तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि आप 250 में से कम 150 155 नंबर इसमें से ला सकते हो मिनिमम। मैक्सिमम तो देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे इसको पढ़ते हो, और मैं जैसे जैसे आपको आगे की वीडियो में बताता जाऊँ मुख्य परीक्षा के लिए आप उसको कैसे फॉलो करते हो। तो पहला हो गया आपका ऑप्शनल, दूसरा हो गया आपका एथिक्स, और तीसरा आपका 250 नंबर का होता है एस्से, निबंध। तो निबंध, एथिक्स और आपका ऑप्शनल, ये तीन जो पेपर हैं ये कम से कम आपके 1000 नंबर के हो गए। 500 का आपका ऑप्शनल हो गया, 250 का आपका एथिक्स हो गया, 250 का आपका निबंध हो गया। तो टोटल 1000 में से अगर मान लीजिए आप 330 नंबर ऑप्शनल में लाते हो, 150 नंबर एथिक्स में लाते हो, और 170 या 100 150 ही मैं मान लूँ तो 300 इसमें ले आते हो। 300 और 300 630 नंबर आपके हो गए, कितने में से 1000 में से। और यूपीएससी का जो कट ऑफ जाता है मेंस का 750 800, मुख्य परीक्षा का इंटरव्यू इससे अलग है। अब रह जाते हैं आपके तीन पेपर, GS1 GS2 और GS3। GS1 में आपकी हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई, सोशल इश्यू आ गए। GS2 आपका पॉलिटी है पूरा, और GS3 आपका करंट अफेयर से संबंधित होता है, जिसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर यूपीएससी में आपको क्लियर होना है तो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आपको चलना ही पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आप सारी किताबों को पढ़ डालो और प्रकांड पंडित बन गए और विद्वान बन गए, भाई अब तो मैं सारा क्लियर कर दूंगा और अब मैं रुकूंगा ही नहीं, तो वो देखिए वो संभव नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, केवल पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, आपको अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब मैं आगे के टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ, बुक लिस्ट। अब बुक लिस्ट में मैंने जैसे आपको अभी पिछले में डिस्कस कर रहा था जो जो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए बुक लिस्ट है, तो बुक लिस्ट में आपको क्या करना है, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक चेक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं सारी बुक लिस्ट और रणनीति दूंगा। लेकिन मेरा उसके लिए जैसे ही मेरे इस वीडियो पे 100 लाइक आ जाएंगे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। तो बुक लिस्ट में आपका जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर या दृष्टि में से कोई भी फॉलो कर लीजिए, इकोनॉमी में आप श्री राम IAS का कर लीजिए या दृष्टि का क्विक बुक सीरीज ले लीजिए। ज्योग्राफी आपकी एनसीईआरटी से ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, या उसके अलावा थोड़ा सा आपको डिटेल में डिस्कशन चाहिए तो आप ऑक्सफोर्ड स्कूल का एटलस ले आइए, और उसके अलावा माजिद हुसैन, ये 2 या 3 आपकी जो बुक हैं ज्योग्राफी के लिए आपकी वह बेहतर है। उसके अलावा प्राचीन भारत के इतिहास के लिए मैंने आपको बताया कि आप KC श्रीवास्तव की बुक आती है 400-500 पेज की। उससे क्या है कि अगर मान लीजिए आप प्रारंभिक परीक्षा में से भी अगर मान लो उसमें से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं
और मुख्य परीक्षा के 2 या 3 क्वेश्चन जीएस बन के अगर आप उसमें से करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी मेहनत बेकार जाएगी। बुक थोड़ी मोटी ज़रूर है, लेकिन देखिए थोड़ा-सा त्याग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो वो भी कोई छोटी पोस्ट नहीं है, कोई ये कोई पटवारी या कोई क्लर्क की पोस्ट नहीं है, ये कि ज़िले के लेवल के अधिकारी की पोस्ट है जिसको डीएम बोलते हैं। जो आपका सपना है, तो थोड़ा-सा आपको त्याग करना पड़ेगा, अपनी रातों की नींद खराब करनी पड़ेगी, किताबों से बिल्कुल मत घबराना। तो दोस्तों मैं यहाँ थोड़ी बहुत आपको बुक बता रहा हूँ, डिटेल में जो पूरी बुक है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मिल जाएगी, जैसे ही मेरे वीडियो पे 100 लाइक आ जाएंगे। उसके बाद आती है आपकी रीडिंग टेक्निक। अच्छा, रीडिंग टेक्निक पे मैं थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कशन करूँगा कि रीडिंग की टेक्निक क्या होती है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों अलग-अलग चीज़ हैं। यूपीएससी की तैयारी में 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है आपकी प्रीलिम्स, दूसरी होती है मेंस और तीसरी होती है आपकी इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में आपको केवल फैक्चुअल नॉलेज की ज़रूरत होती है, आप उसमें ज़रूरी नहीं है आप सारी चीज़ों को पढ़ो। उसके अलावा जो मुख्य परीक्षा है आपकी, उसमें आपका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो रीडिंग की टेक्निक कैसी हो मुख्य परीक्षा के लिए, देखिए प्रीलिम्स के लिए तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मुख्य परीक्षा के लिए आपकी रीडिंग की टेक्निक इस तरीके से होनी चाहिए कि आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले यूपीएससी के पिछले 3 साल के GS1, GS2, GS3 और GS4 के पेपरों को निकालेंगे और कम से कम 2 या 3 दिन आप उन पेपरों को रिवाइज करेंगे, उनको देखेंगे, उनको समझेंगे कि यूपीएससी किस टॉपिक पे कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप पॉलिटी पे देखें तो यूपीएससी का पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कैट के ऊपर, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के ऊपर, जो कि यूपीएससी का एक ज्वलंत मुद्दा था, उस समय समाचारों में था। तो आप ये सारी चीज़ें जो है पहले यूपीएससी के पेपरों से एनालिसिस करोगे। जब आप 2 या 3 दिन यूपीएससी के पेपरों का एनालिसिस कर लोगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को किस टॉपिक पे ध्यान देना है, किस टॉपिक पे ध्यान नहीं देना। अब बात आती है आप तकनीक कैसी रखोगे। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो कोई तकनीक होती नहीं है, उसमें तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। रिवीजन बहुत मस्ट है प्रारंभिक के लिए, रिवीजन आप 2 या 3 बार करो। और मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्या करना है, जब आप प्रीलिम्स का पेपर दे के आओ और आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो सकता है, तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स परीक्षा के 2 या 3 दिन रेस्ट करके, ऐसा नहीं है कि आप पेपर दे के आओगे अगले दिन ही तैयारी कर लोगे, आप 3 या 4 दिन रेस्ट करके जो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के किसी भी साल के पेपरों को आप उठाओगे। जैसे मान लीजिए आपने GS1 का पेपर आज उठा लिया, उन GS1 में से आप जो जो टॉपिक आप कर चुके हो रिवीजन, जिनका प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के समय, आप उनके आंसर तैयार करोगे खुद, बिना पढ़े। गलत करो सही करो जैसे भी करो, और उनको फिर आप जो है अपनी तरफ से ही चेक करोगे कि वास्तव में मैंने कहाँ गलती की। क्योंकि दोस्तों देखिए, आदमी का सबसे बड़ा एनालाइज़र वह खुद ही इंसान होता है। जैसे मैं हूँ, अगर मुझे अपनी कमियां पता करनी है तो मैं खुद ही अपनी कमियां देख सकता हूँ। दूसरे हो सकता है मेरी कमियां बाहर से कमियां बताएं, लेकिन जो मेरी अंदरूनी कोई बात होती है तो वो हम लोग खुद अपने अंदर से ही देख पाते हैं। तो करना क्या है कि आप पिछले सालों के पेपरों को उठाना, उनको पहले मॉक टेस्ट उनकी तैयारी करना, उनको उनको उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। उसके बाद जब आपको लगे कि फलाने टॉपिक में मेरे से ये कमी है, तो उसी सब्जेक्ट की फिर आपको बुक उठानी है। इसके अलावा जो डिटेल में जो स्ट्रेटजी होगी वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, रीडिंग और उनका आंसर राइटिंग कैसे करनी है और कैसे हम टाइम टेबल करें, अधिकतम स्कोर कैसे लाएं। अधिकतम स्कोर के लिए जैसे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि आपको कैलकुलेटिव तरीके से चलना पड़ेगा। कैलकुलेटिव तरीके का मतलब ये है कि आपको अपना एरिया फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ इन चीज़ों पे मैं फोकस करूँगा तो यहाँ से मैं अपने नंबर ज़्यादा ले आऊँगा। तो उसके लिए आपको अपना थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा, और इसके लिए भी आपको वो अगली वीडियो जो मेरी मुख्य परीक्षा के लिए आएगी उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी भी आप कहीं से भी नॉलेज मिस कर गए तो आपका अटेम्प्ट ख़राब ना हो जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके अलावा बात आती है कि अब कितने घंटे पढ़ें। देखिए, पढ़ने का कोई समय नहीं है, और ये हर स्टूडेंट के लिए अपना अपना अलग अलग समय होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जॉब भी करते हैं, शाम को आते हैं 4 घंटे पढ़ के प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर जाते हैं, मुख्य परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू। तो इसमें क्या करना है, इसमें तो खुद को आपको अपने आप को देखना है कि आप कितना टाइम निकाल सकते हो।
लेकिन उसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान देना, जो मैं आपको देना चाहता हूँ सलाह, कि सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करो तो आप करंट अफेयर्स और एक स्टैटिक सब्जेक्ट कोई भी दिन में ले लो और दूसरी स्टैटिक सब्जेक्ट आप रात में ले लो। इस तरीके से अपना आप जो है मेथड बना के चलिए। जैसे मान लीजिए आपने सुबह, जैसे आप सुबह पढ़ रहे हैं तो सुबह मान लीजिए आपने पॉलिटी ले लिया और करंट अफेयर्स को ले लिया। जब आप शाम को रिवीजन कर रहे हैं तो शाम को आप दोबारा से इकोनॉमिक्स ले लो, या जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से GS 1 में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या पॉलिटी से ज़्यादा आते हैं, या GS 3 में आपका इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हो, आप GS 4 का पेपर जो एथिक्स होता है आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। तो ऐसे आपको अपनी टाइम टेबल को सेट करना है। टाइम टेबल का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। जब मेरे वीडियो पे 100 लाइक आ चुके होंगे तो उसके लिए दोस्तों निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आती है कि एग्जाम के लास्ट 2 महीनों में क्या करें। ये भी बहुत सारे एस्पायरेंट का क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए जून में जब आप प्रीलिम्स परीक्षा दोगे तो अप्रैल और मई का महीना बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि यही 2 ऐसे महीने होते हैं जितना भी आपने पढ़ा है उनको रिकॉल करने के महीने होते हैं। तो इन 2 महीनों में आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए आपको केवल 2 ही काम करने हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, कोई भी नई बुक नहीं पढ़नी, और यूपीएससी के जो आपने पहले मॉक टेस्ट दिए हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर, उनको दोबारा से अटेम्प्ट करके और उनकी टेक्निक देखनी है। जिसके लिए मैं प्रीलिम्स के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट टेक्निक, कि यूपीएससी के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कैसे करें बिना पढ़े हुए। कम से कम 10 क्वेश्चन भी आप बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ 100% आप करके आओगे। तो उसी के अलावा आती है मुख्य परीक्षा। जैसे मान लीजिए अगर आपका 2021 में जून में प्रारंभिक परीक्षा है तो जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा और अक्टूबर में हो सकता है यूपीएससी मुख्य परीक्षा को कंडक्ट कराएगी। तो आपके पास बचता है सितंबर और जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने। तो इसमें जो आपके 3 महीने हैं तो इसमें आपको सबसे फोकस जो करना है वो पहले महीने में आपको जितनी भी आपकी बुकें हैं जो मुख्य परीक्षा से रिलेटेड हैं उनका रिवीजन करना है 1 महीने तक। उसके बाद आपको कम से कम 1 या 1.5 महीने आपका एसे, ऑप्शनल और एथिक्स, 1 महीने तक आपको ऑप्शनल, एसे और एथिक्स पर फोकस करना है, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो आपकी रैंक को ऊपर करेंगे। अगर इन्हीं 3 सब्जेक्टों में आपके नंबर डाउन हुए तो आपको फिर रैंक नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो फिर आपको 600 700 या हो सकता है आप बिल्कुल ही बाहर हो जाओ। तो उसके बाद आपका जो 1 महीना बचता है उसमें आप GS 1 2 3 केवल इनकी बुकों का आप रिवीजन करोगे शुरू के 15 दिन, और उसके 15 दिन के बाद जो आपके 15 दिन बचते हैं तो उसके पहले हफ्ते में आप केवल एक एक क्वेश्चन यूपीएससी के किसी भी साल के पिछले साल के पेपरों को उठाओगे। जैसे GS 1 का आपका हिस्ट्री का है और GS 2 पॉलिटी, 3 आपका इकोनॉमिक्स जो भी हो गया, उनमें से आप एक एक दो दो क्वेश्चनों को पहले हफ्ते में करके जाओगे। अब बचा आपका लास्ट वीक। अब लास्ट वीक में आपको ये देखना है कि आपकी कमियां कहाँ रह गई हैं, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो आपका GS 1 2 3 हो। तो ये आपको लास्ट 2 महीनों में करना है। डिटेल में समझने के लिए, डिटेल की रणनीति के लिए दोस्तों मेरी 2 वीडियो आएंगी, एक प्रारंभिक परीक्षा के लिए आएगी और एक मुख्य परीक्षा 2021 और 2022 के लिए आएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आती है न्यूज़पेपर पढ़े या नहीं पढ़े। ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है। जब कभी भी कोई यूपीएससी एस्पायरेंट आईएएस की तैयारी करने जाता है तो सब कहते हैं भाई द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो और ये पढ़ो, फलाना पढ़ो, ढिकाना पढ़ो। बस वहीं क्या होता है, छात्र कंफ्यूज हो जाता है। तो दोस्तों जो छात्र न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं मैं उनको मना तो नहीं करूँगा, लेकिन जो छात्र पढ़ने का सोच रहे हैं तो मेरी उनको एक ही सलाह है कि वो न्यूज़पेपर पे समय बर्बाद न करें। केवल केवल न्यूज़पेपर आप एसए के लिए देखें, और वो भी जब जब आप एसए की तैयारी स्टार्ट करें। क्योंकि अब मैं आप कहोगे कि सर न्यूज़पेपर हम क्यों ना पढ़ें, न्यूज़पेपर से तो बहुत सारे डेली के अपडेट मिलते हैं। तो दोस्तों जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराते हैं, तो अगर आप किसी भी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीनों को फॉलो कर लोगे तो आपको वो सारी चीज़ें जो न्यूज़पेपर में आपको ढूंढनी है वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। अब एक चीज़ बताइए, जब आपको बनी बनाई चीज़ मिल रही है तो आप 3 या 4 घंटे उनको न्यूज़पेपर को पढ़ के उसका एनालिसिस करके फिर उसके नोट्स बनाओ, तो आप ऐसा क्यों करोगे।
तो इन 3 या 4 घंटों को आप मुख्य परीक्षा के लिए दीजिए ना। अगर आप मुख्य परीक्षा में 3 या 4 घंटे और बढ़ा दोगे तो हो सकता है कि आपके रैंक जहाँ 200 बन रही थी, आप टॉप 100 में आ जाओ, टॉप 50 में आ जाओ, या टॉप 30 में भी आ सकते हो। न्यूज़पेपर केवल बिगिनर्स के लिए होता है, लेकिन अब उसकी भी ज़रूरत ख़त्म हो रही है, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी बड़ा ही बैलेंस तरीके से काम लेती है। यूपीएससी को पता है कि जो पेपर देने वाले लोग हैं वो सारे तो शहरों से नहीं होते, ऐसे ऐसे गांवों से होते हैं जहाँ दा हिंदू तो क्या, वहाँ हिंदी का अखबार भी नहीं पहुँचता, और ऐसे गांवों से लोग तैयारी करते हैं। तो क्या आपको लगता है यूपीएससी सारा पेपर दा हिंदू से ही बना के निकालेगी, या इंडियन एक्सप्रेस से लेगी, या किसी और न्यूज़पेपर से लेगी? आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं, चाहे वो द हिंदू, आप उसको पढ़ते रहिए, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो अपना समय बर्बाद नहीं करें। अगर आपको समय मिल रहा है कि या कह रहे हो आप मैं सर 1 घंटा सुबह मैं निकाल सकता हूँ अपनी और पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना, तो आप इसको फॉलो कर लें, लेकिन केवल आधे घंटे से ज़्यादा न्यूज़पेपर पे आप समय मत दीजिए। और जो समय आपका बच रहा है, केवल और केवल मुख्य परीक्षा में अधिकतम नंबर कैसे लाएं, इनके लिए आप तैयारी करोगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप इन टॉपिकों पे चलोगे तो आपका जो है, आपका सारा काम जो है बन जाएगा। तो आप मेरी आगे आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहिए, जिसमें मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा 2020 प्रारंभ और मुख्य परीक्षा 2021 और प्रारंभिक परीक्षा 2021, सॉरी, वो मैं प्रारंभिक परीक्षा 2020 बोल गया था। तो प्रारंभिक परीक्षा 2021 और मुख्य परीक्षा 2021 के लिए मैं स्पेशल 2 वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आपको दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, और आप सभी के लिए आज का दिन शुभ हो।